नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। और आज 5 की बात में सबसे पहले बात कांग्रेस और उसके अंदरूनी समस्याओं की। कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता रहा कि वो किसी एक विचार या पहचान की पार्टी नहीं, पूरे देश की विविधता की पहचान वाली पार्टी रही और इसे एक रंगीन शामियाना बताया गया जिसके नीचे तरह तरह के रंग और विचार एक साथ पलते रहे। लेकिन धीरे धीरे ये शामियाना फटता फटता छोटे छोटे रुमालों में बदल गया लगता है। हर कोई एक रुमाल अपनी जेब में रखना चाहता है। हालत यह है कि कांग्रेस अपना मौजूदा घर भी ठीक से संभाल नहीं पा रही है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तमाम राज्य जहां कांग्रेस का शासन है वहां पर समस्याएं देखी जा रही हैं। पंजाब में पिछले कई महीनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत जारी है। बीच में राज्य के सारे विधायकों से कांग्रेस आलाकमान ने मुलाकात की और दावा किया कि संकट दूर हो गया है। लेकिन आज भी वहां 3 मंत्री और 23 विधायक अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए राजस्थान की। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और अब यहां वहां भी टकराव के बीच पार्टी जा रही है। ऐसे ही टकराव में कांग्रेस के हाथ से जीता हुआ मध्य प्रदेश निकल गया। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आज पीएल पुनिया के साथ राहुल गांधी से मिले हैं और इसके बाद पीएल पुनिया ने यह साफ किया है कि राहुल के साथ बैठक में 2.5 साल के किसी भी फॉर्मूले की बात नहीं हुई है। हमारे साथ पीएल पुनिया जी हैं। पीएल पुनिया जी, क्या बात हुई इस मुलाकात में जो तकरीबन 2.5 घंटे तक चली या 3 घंटे तक? देखिए, जो आज काफी दिनों के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी से भेंट हुई और विस्तार से छत्तीसगढ़ के बारे में वो जानना चाहते थे। विशेष रूप से 2023 के चुनाव को परिप्रेक्ष्य में सभी संभागवार हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन ये 2.5 साल के फॉर्मूले की बड़ी चर्चा रही और ये भी कहा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव जो हैं वो अब सत्ता चाहते हैं मुख्यमंत्री बघेल की जगह। तो क्या इस पे भी चर्चा हुई और कोई समाधान निकला? कौन क्या बनना चाहता है, किसी तरह की चर्चा इस मीटिंग में तो नहीं हुई। अच्छा, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी लंबी मीटिंग राहुल गांधी के घर पे राहुल गांधी के साथ करनी पड़ी? मीटिंग तो होती रहती है, लेकिन इस बात है कि अब की बार काफी दिन के बाद हुई है। लेकिन वो हमारे नेता है, मीटिंग के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने समय दिया तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि क्या आप ये उम्मीद करें कि अब आज के बाद ये 2.5 साल वाला जो हवा है वो नहीं बनेगी? नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन बाहर तो बहुत होती है ना, तो कहा जाता है दोनों खेमों की तरफ से अलग अलग तरह की बातें आती है। ये सिंहदेव जी के खेमे की तरफ से कहा जाता है कि अब उनकी बारी है। अभी ये मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। ओके, शुक्रिया। इसका मतलब अभी ये निकाला जा रहा है कि भूपेश बघेल की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐसे ही नतीजे निकालकर कांग्रेस खुद को खतरे में डालती रही है। उसके नेता तरह तरह के बयान देने लगे हैं। कल पंजाब में सिद्धू के 2 सलाहकारों ने जो बयान दिए हैं उनकी काफी निंदा हुई, आज भी हो रही है। बीजेपी ने इसी बिना पर कांग्रेस पर देश विरोधी सोच रखने का इल्जाम लगाया है। सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी हुई है और किस प्रकार से वहां आंतरिक राजनीति हो रही है। वह उनका व्यक्तिगत विषय है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर दुख इस बात का है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता समय समय पर खिलवाड़ करते हैं, यह काफी चिंता का विषय है। मालविंदर सिंह माली जी का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है जम्मू कश्मीर। इसमें जो कांग्रेस का आला कमान है, जो हाई कमांड है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। ये केवल एडवाइजर ऐसा कह ही नहीं सकता है। जब तक कि सोनिया जी और राहुल जी की हामी नहीं होगी तब तक ये कांग्रेस के बाकी लोग कह ही नहीं सकते। तार जुड़ जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370, 35A और कश्मीर को लेकर किस प्रकार की डिविजिव सोच रखती है, एंटी इंडिया सोच रखती है, यह स्पष्ट होता है।
तो आज सवाल है कि क्या कांग्रेस अपना घर बचा पाएगी, क्या पंजाब में कैप्टन खुद को बचा पाएंगे और क्या छत्तीसगढ़ में कोई संकट खड़ा नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं सुबोध हरितवाल जो कांग्रेस के नेता हैं और रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार। सुबोध हरितवाल, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब कोई संकट नहीं है और भूपेश बघेल की कुर्सी बची रहेगी। ये भी बात सामने आ गई कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये क्या मान लिया जाए कि अगर असंतोष है तो आगे किसी तरह का कोई संकट नहीं खड़ा होगा? देखिए नगमा जी, मैं तो आपकी बात से जरा भी वाकिफ नहीं रखता, क्योंकि ऐसे कोई इश्यूज डेवलप ही नहीं किए गए जिस पर ऐसी चर्चा हो, जिस पर हम ये डिबेट कर रहे हैं। पूरी की पूरी चर्चा जो थी वो केंद्रित थी विकास पर, छत्तीसगढ़ के इश्यूज पर। जन घोषणा पत्र जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने 36 मांगों का बनाया था, उनमें से जो 24 मांगे हमने पूरी कर दी है। छत्तीसगढ़ की जनता एकमात्र, मैं कहना चाहूंगा नगमा जी, जनता है देश की। हमारे यहाँ का किसान एकमात्र किसान है, हमारे यहाँ की ग्रामीण एकमात्र ग्रामीण है जो पूरी तरीके से संतुष्ट है और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने इसके रिव्यू के लिए बुलाया था। लेकिन कभी कोई 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हुई थी पहले, इससे भी आप इनकार करेंगे कि कोई बात ही नहीं थी, या अब इस बात से पीछे हट गए? मैं तो नगमा जी इस पर कहना चाहूंगा कि जब माननीय पुनिया जी जो हम सबके मुखिया हैं इस प्रदेश के, उन्होंने जब इस चीज से बात को नकार दिया है तो उस पर अब चर्चा का कोई विषय नहीं बनता। और ये 2.5 साल का जो भी इशू है वो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, पुनिया जी, जब ये सारे लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये चर्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग यहाँ पर करें। भाजपा के लोग और कुछ ऐसे लोग जो अफवाह के शौकीन होते हैं, उन लोगों ने इसको एक माहौल बना करके, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मैं मानता हूं देश की सबसे अच्छी सरकार चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। अगर हमारा किसान खुशहाल है, हमने राजीव गांधी गौधन न्याय योजना के माध्यम से हमने गौपालकों को पैसे उनके घर पर पहुंचाए। छत्तीसगढ़ में कोई संकट नहीं है, मजबूत करिए। बिल्कुल, आपने कहा सबसे अच्छी सरकार यहां पर चल रही है, लेकिन कांग्रेस में जो असंतोष अलग अलग जगह पर दिख रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हैं, आपकी टिप्पणी इस पर भी चाहेंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है, वहां पे असंतोष है। सवाल इसलिए सिर्फ बीजेपी की प्रोपेगेंडा की बात नहीं है, संकट है तब बातें सामने आ रही हैं। पंजाब में जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ 23 एमएलए खड़े हैं अभी कि आप मुख्यमंत्री को हटाएं, वहां पर क्या सब ठीक है? उनकी जो जंग रही वो सामने ट्विटर पे रही, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह की, और एक बार फिर से ये मामला जो है वो सामने आया है। राजस्थान में सब जान रहे हैं कि किस तरह का टकराव है। क्या ये सिर्फ बीजेपी का ही शोषा है? नहीं, मैं इसे मानता हूं कि किसी तरीके की अगर कोई डिस्प्यूट्स कहीं नजर आते हैं तो उसे आला कमान ध्यान में रख करके रिजॉल्व कर लेता है। पंजाब का हमने सबने मिलकर के देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू जी के शपथ ग्रहण में, उनके पदभार ग्रहण में कैप्टन साहब खुद आकर के बैठे, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, आगे काम करने की सलाह दी मंच से। तो ये सब बातें जब जो मैं ये मानता हूं नगमा जी कि जो खुले आम हो वही इश्क है, जो पीछे से हो वो तो अफवाह है। तो ये खुले आम इश्क जब हम करने को तैयार हैं तो ये अफवाह बीजेपी और आरएसएस के लोग क्यों फैलाते हैं? आप पंजाब में जो हो रहा है वो तो खुलेआम हो रहा है, ट्विटर पे ये जंग रही। सिद्धू के शपथ ग्रहण में भले आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए होंगे अमरिंदर सिंह, लेकिन अभी जब 23 एमएलए और कुछ मंत्री ये मांग कर रहे हैं कि यहां पे हटाया जाए, मुख्यमंत्री को बदला जाए, जो ये असंतोष है, क्या ये सिर्फ अफवाह है? क्या हो रहा है पंजाब में? जी नगमा, देखिए ये असंतोष तो बिल्कुल है। असंतोष नहीं होता तो आज टीएस सिंहदेव को भी और भूपेश बघेल दोनों को नहीं बुलाया जाता। अगर सिर्फ राज्य की समीक्षा करनी थी तो मुख्यमंत्री को बुलाया जाता। दरअसल नगमा, एक सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस में इस समय यह आ रही है कि जो पार्टी के जो अधिकृत नेता हैं, मतलब जो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी होता है प्रभारी, जैसे पूनिया जी हैं या हरीश रावत हैं पंजाब के, या अजय माकन है राजस्थान के, उनकी नहीं चल रही है। जो भी असंतोष होता है बागी या समर्थक, वो सीधा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से फैसला कराना चाहता है। और ये बड़ी एक विचित्र समस्या है कि हर छोटे बड़े मामले में सीधा जो टॉप लीडरशिप है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और संगठन ऐसे न चलता है और न चलना चाहिए। यही एक रूट कॉज, एक जो है मुख्य समस्या मुझे समझ में आती है। छत्तीसगढ़ की क्राइसिस जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं रशीद? ये बहुत यूनिक है। अभी तो कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जो हैं वो बने रहेंगे और ये मामला हल हो गया है, पर ये अभी बहुत ज्यादा सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात तो है कि 2018 में पहले ये सिंहदेव की तरफ से कहा गया कि 2018 में जब शपथ ग्रहण हुआ था तो ये 2.5 साल की बात थी। तो ये मान लिया जाए कि अब इसके ऊपर कभी कहीं कुछ सुगबुकाहट नहीं वापस होगी।
नकमा, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी 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 रशीद, आपको आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है। सुबोध हरितवाल जी जी, मैं पूछ रही हूं कि ये मैम रशीद जी ने हाँ। जो एक बात कही उस पर मैं पहले कहना चाहूंगा। हाँ। उन्होंने कहा टीएस सिंहदेव जी को क्यों बुलाया गया था। मैं उनकी जानकारी में डाल देता हूं कि जब हमने 2018 का चुनाव लड़ा था तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, टीएस सिंहदेव जी नेता विपक्ष थे और साथ में घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन भी थे। उन्होंने घोषणा पत्र पूरे प्रदेश में घूमकर बनाया था, तो एक जिम्मेदारी बनती है कि उस घोषणा पत्र को पूरा 5 साल कंप्लीट होने से पहले हम जनता के सामने पूरा कर रखें, क्योंकि अक्सर होता है कि राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र अब बनाती हैं, 5 साल बाद फिर उसमें से कुछ पॉइंट्स को लेकर के वापस जनता के बीच में जाती है। तो राहुल गांधी जी ने उनके शपथ ग्रहण पे कहा था कि मुझे आपका घोषणा पत्र 5 साल में कंप्लीट चाहिए। तो ये घोषणा पत्र से संबंधित भी बैठक थी। इसमें क्लियर किया गया कि जो आपने 24 मांगे पूरी कर दी है 36 में से, बाकी की बची 12 मांगों को भी आने वाले 2.5 साल के अंदर या 1.25 साल जो बचे हैं उसके अंदर पूरा कीजिए और जनता के सामने। रशीद, आप हमें भी सुन पा रहे हैं और इस जस्टिफिकेशन पे भी क्यों बुलाया गया साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ टीएस सिंहदेव को भी? एक मिनट इसी पे रशीद मुस्कुरा रहे, मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? नहीं, देखिए वो तो ये कहने की बात है कि वो घोषणा पत्र की मांगे पूरी करने के लिए या वो करने का भी कोई उसका अवसर नहीं है। देखिए नगमा, उमूमन क्या होता है 2 साल पूरे हो जाएं, 3 साल पूरे हो जाएं, कोई उसकी वर्षगांठ हो तो उसके ऊपर ऐसी बातें की जाती हैं और उसके लिए राहुल गांधी को खुद रायपुर जाना चाहिए। देखिए समस्या जो हमारे मित्र कांग्रेस में होने की वजह से नहीं बता पा रहे हैं खुल के, जब 2018 में मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो उसमें मुख्य रूप से 3 दावेदार थे। एक साहू साहब थे, दूसरा टीएस सिंहदेव थे और भूपेश बघेल थे। और पहले साहू का चयन हुआ था और उसके बाद बघेल साहब बने। अब क्या दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग बनी थी, ये एक जिज्ञासा का विषय है। हो सकता है राहुल गांधी के संज्ञान में ये बात नहीं रही हो कि 2.5 साल का हो। क्या ये कोई प्राइवेट अरेंजमेंट था जो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में था? इस बात में कांग्रेस को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, क्योंकि बार बार टीएस सिंहदेव ये बात कहते आ रहे हैं कि उनको ऐसा वादा किया गया था। किसने ये आश्वासन दिया गया? ये बात, इस बात का भी तो पता चलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। रशीद और सुबोध हरितवाल, एक ब्रेक ले रहे हैं हम, लेकिन हम हमारे साथ बने रहें। खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं हम। तो कांग्रेस के 3 राज्यों में इस समय उथल पुथल है और हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं इस पर बातचीत के लिए। रशीद, खबर आ रही है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरह का घमासान है, पहले ही ये घमासान था सिद्धू और अमृत कैप्टन के बीच में, उसके बावजूद सिद्धू को वो पोजीशन मिली और आलाकमान के बीच बचाव के बाद, लेकिन अब एक बार फिर से ये खुलकर बातें सामने आ गई हैं। तो क्या आपको लग रहा है, क्या कैप्टन अपना घर बचा पाएंगे? पंजाब का संकट कितना गहरा है? देखिए नगमा, पंजाब में सिद्धू को इसलिए आगे पेश किया गया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताकि जो कैप्टन के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वातावरण है उसमें एक सिद्धू को एक नया चेहरा लाके पेश किया जाए, जिससे कांग्रेस को जीत में आसानी हो। अब सिद्धू जो है उनका एक काम करने का अंदाज है और वो सीधा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कम में किसी की बात सुनते नहीं है। ये जो 2 उनके एडवाइजर हैं ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है और जो उनके जो कथन है माली और पीके गर्ग के, वो पहले से भी इस तरह के विवादास्पद भाषण उन्होंने या पोस्ट उन्होंने फेसबुक पे की है। लेकिन इसको देखिए, जो चुनौती दी जा रही है वो अकाली दल दे रहा है। वो अकाली दल जो भाजपा का पहले सहयोगी था, जिसने भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई खुलेआम, मैंने उसको रिपोर्ट किया है। तो ऐसे राजनीतिक दल को एक राजनीतिक जवाब देना चाहिए और कांग्रेस जो है वो अगर बगर और डिफेंसिव उसमें आ गई है। मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली बहुत घातक है। और बीजेपी के संबित पात्रा को हमने सुना कि वो सीधा हमला कर रहे हैं न सिर्फ सलाहकारों पर बल्कि कांग्रेस की सोच पर कि किस तरह से वो हिमायती रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर जो विवादास्पद बयान है उस सोच को लेकर ये आरोप लगाया गया है। सुबोध हरितवाल, ये जो समस्या है कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में जो बगावत और इनफाइटिंग दिख रही है, राजस्थान, अब छत्तीसगढ़ को अगर अभी आप नहीं भी मानते हैं तो राजस्थान और पंजाब है, इसमें इसकी पीछे आपको वजह क्या लग रही है? कि यहाँ पर जो एक पोस्ट वेकेंट रहा है पार्टी चीफ का पोस्ट, क्या वो वजह है? क्या सेंट्रल कमांड की कमजोरी है? क्या लगता है आपको?
देखिए ऐसा कोई इश्यूज मुझे नजर नहीं आते, और मुझे क्यों नजर नहीं आते मैं उसे भी स्पष्ट कर देता हूं आपके सामने। एक तो पहली बात, पार्टी की प्रेसिडेंट की पोस्ट कोई वैकेंट नहीं है। सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष है और सर्वमान्य अध्यक्ष है, सब उन्हें अपना नेता मानते हैं। राहुल गांधी जी एक संकट रहा कि राहुल गांधी रहेंगे नहीं रहेंगे, वो छोड़ के जाते हैं, लोगों में कार्यकर्ताओं में असमंजस बना रहा। नहीं, वो हमारी पार्टी का इंटरनल इशू है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी, उन्होंने 2019 के चुनाव की जिम्मेदारी लेते हुए एक उदाहरण पेश किया। कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज तक 2004 में हारने के बाद या 2009 में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कब कांग्रेस रोक नहीं पा रही है? राजस्थान और पंजाब में क्या दिख रहा है? नगमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सचिन पायलट जी आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं अशोक गहलोत जी के साथ। कल भी बाड़मेर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। इसके पहले आपने देखा होगा पीसीसी की मीटिंग में वो हमेशा आकर के सामने खड़े रहते हैं, मंच पर उन्हें स्थान मिलता है, सारी उनकी बातें सुनी जाती। कभी सचिन पायलट जी की शिकायतें ऐसी वापस नहीं आई। डिस्कशन पार्टी में होते हैं। बाड़मेर से 6 बार एमएलए रह चुके एमएलए ने तो रेजिग्नेशन भेजा और उसके ऊपर सचिन पायलट ने कहा भी कि बड़ी गंभीर चिंता की बात है ये। देखिए, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं कि वहां जाकर के अगर कांग्रेस के लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, वो कोई किसी तरीके की कोई एक ऐसी कंट्रोवर्सी को तो जन्म नहीं दे रहे हैं जैसे पहले हुआ था। और मुझे ये लगता है कि सचिन पायलट जी उस इशू के बाद पूरी तरीके से पार्टी के अंदर संतुष्ट है। आला कमान से उसकी मुलाकात हो गई जो पहले बात हुई थी राजस्थान में भी, वहां पे असंतोष इसलिए है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गहलोत उसको अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पायलट के सपोर्टर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में। और जो बात पहले एक करार हुआ था, यहां भी लग नहीं रहा है कि उस पर कोई अमल हो रहा है। जी नगमा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना है और उसमें सचिन पायलट के जो लोगों को पहले हटाया गया था पिछले साल अगस्त में, जो विद्रोह की बात हुई थी, उनको वापस लेना है। और पूरी कांग्रेस हाईकमांड लगी है और वो अशोक गहलोत टस से मस नहीं हो रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। और यहां तक है कि हो सकता है अजय माकन उसको ऑन रिकॉर्ड ना कहें, लेकिन अजय माकन से का जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे अशोक गहलोत संवाद भी नहीं करना चाहते। तो ये स्थिति जहां हाई कमांड इतनी लाचार और बेबस नजर आए, मुझे लगता है ये कांग्रेस का बड़ा दुर्भाग्य है। तो और जहां तक जो कांग्रेस अध्यक्ष की बात कही, सुनिए, देखिए, मुझे थोड़ा बहुत कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, वो इंटरिम प्रेसिडेंट है और उसका 1 साल का टेन्योर होता है और अब 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का मामला जो है वो खत्म हो गया है। बिल्कुल, वो मामला वहीं पे बना हुआ है और अलग जगह असंतोष है और कांग्रेस के लिए अंदरूनी तौर पे ये चिंता की बात है। शुक्रिया आपका सुबोध जी और रशीद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक बयान देने पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। रत्नागिरी की अदालत से राणे की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस राणे तक पहुंची और गिरफ्तार करके ले गई। जब पुलिस उन्हें लेने पहुंची, वो खाना खा रहे थे। पुलिस ने उन्हें महाड कोर्ट में पेश किया है। बीजेपी ने कहा है कि वो कोर्ट में जमानत की अर्जी देगी। नारायण राणे की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। रत्नागिरी के माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो माननीय केंद्रीय मंत्री साहब को वो अरेस्ट कर लें और हमारे पथक जो थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, क्योंकि नासिक से गई है, थोड़ा दूर है, लंबा सफर है, 1-2 घंटे बाद पहुंचेगी वहां पर, तब उनके हाथ में सुपुर्द कर दें, ऐसा करके रत्नागिरी के माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को रिक्वेस्ट किया गया है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से न तो हम डरेंगे न दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे और यात्रा जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़े हैं सोहित मिश्रा। सोहित, कार्यकर्ता भी आपस में भिड़े हैं और इस समय जो माहौल है वो काफी ज्यादा गर्म है, राजनीतिक माहौल। आप हमें बताएं कि हो क्या रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं? सोहित,
वापस लौटेंगे हम सोहित पेयर से। में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस समय चलते हैं हम। पाल जी, आप सबका और सब पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय लेकर राहुल गांधी जी और हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। आज विशेष अनुरोध मेरा ये रहेगा कि हम वो विषय जिसे विशेष तौर से आपको और देश को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी जी आए हैं, आज हम हमारे प्रश्न वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे ताकि विषय की गंभीरता देश के सामने पहुंच सके। आदरणीय राहुल गांधी जी। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए। और आज मैं यहां यह पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है। और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाई और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज का एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क। पावर जनरेशन, 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स फ्रॉम NHPC, NTPC, NLC. नेशनल गैस पाइपलाइन, 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन। किसको जा रहा है आप जानते हो। पेट्रोलियम पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड HCL की पाइपलाइन। टेलीकॉम्स, 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क।
BSNL एंड MTNL के टावर्स, वेयर हाउसिंग। किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग, 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाई और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है, कहने की जरूरत नहीं। माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स 21,000 लाख करोड़, 21,000 करोड़ सॉरी, 25 एयरपोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम। पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम। स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाई और बहनों, क्या नाम दिया इसका, क्या कहते हैं इसका, नहीं वो एक लाइन थी, लाइन। ये आपका भविष्य है, ये आपका भविष्य है, ये जो आपका भविष्य है इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। रियलिटी है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं, सारे के सारे। मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए, मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए। देश को नुकसान कैसे होगा, और जो देश के युवा हैं आप इसको अच्छी तरह सुनिए। जैसे ही ये मोनोपोलीज बनती जाएंगी वैसे ही उतनी ही रेट से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए।
जैसे ही ये होगा वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह समझिए। अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। The Prime Minister and the BJP said that the Congress party has done nothing in 70 years. There is a list here of all the assets that the Congress party has helped build. These assets have been built using public money. Thousands and thousands of crores of rupees over the last 70 years. Now the Prime Minister is in the process of selling the crown jewels of this country. I'm going to read what is being sold, and you can guess to which monopolist it is being sold. Frankly, this entire list is going to go to only 3 or 4 people. And these are the sectors that those 3 or 4 people are interested in. So, roads, 1.6 lakh crores, 26,700 kilometers of national highways. Railways, 1.5 lakh crores, 400 stations, 150 trains, railway tracks and woodsheds. Power transmission, 42,300 circuit kilometers of transmission network. Power generation, 40,000 crores, 6,000 megawatts of hydro, solar, wind assets. Natural gas pipeline, 25,000 crores, 8,000 kilometers of GAIL pipeline. Power pipeline, 4,000 kilometers, petrol pipeline, 4,000 kilometers, Indian Oil and HPCL pipelines. 22,000 crores. Telecom, 35,000 crores, 2.86 lakh kilometers of BharatNet fiber optics. Warehousing, 29,000 crores, 210 lakh metric tons of food storage. Who is this designed to hurt? This is designed to hurt our farmers. This is designed to make sure that one person gets a monopoly in the agricultural system of India. Mining, 20,000 crores, 160 coal mines. Airports, 21,000 crores, 25 airports. You know who the airports are going to, who they've been going to. These 25 will also go there. Ports, 13,000 crores, 31 projects, 9 ports. You know who that is going to go to. Stadiums, 11,000 crores, 2 national stadiums. So this is what is being given away, what is being gifted. Now, we had a privatization policy. We are not against privatization. We believe that there should be a strategy for privatization. What were the pillars of our strategy? First of all, no strategic asset will be sold. In that there is defense, in that there is railways. You can see that a strategic asset is being sold, right? We said only companies which are chronically loss-making, only companies which have minimal market share, and we will not sell companies where there is a risk of a monopolist. So where the public sector can help ensure that the industry is fair, free, and is not monopolized, we will not sell that sector. This entire privatization is designed to create monopolies. The whole idea behind this thing is to create monopolies for 3 or 4 people. And my तो राहुल गांधी इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि देश की पूंजी बेचने में जुटी हुई है सरकार और वो कुछ कारोबारियों को ये एक तरह से गिफ्ट दे रही है और लोगों का रोजगार जो है वो छीना जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि
इतने सालों में देश में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब देश की पूंजी को बेचने में जुटी हुई है सरकार। तो विनिवेश के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के फैसलों पर तीखा हमला किया है और आरोप लगाया है कि सरकार अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। हाईवे, रेलवे, संपत्तियां, ये तमाम चीजें बिकेंगी और ये सीधे कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही की जा रही हैं। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि ये जनता के साथ एक तरह से धोखा है और सरकार सिर्फ अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है।